बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज का जो हमारा पॉलिटिकल साइंस का टॉपिक है वो है एवोल्यूशन ऑफ द स्टेट। मतलब स्टेट जो आज हम देखते हैं जिसके 4 एलिमेंट्स हैं, बेसिकली पॉपुलेशन, गवर्नमेंट, टेरिटरी, सॉवरेनिटी। क्या ऐसे ही पहले के ज़माने में हुआ करता था कि 4 एलिमेंट्स मुकम्मल हो तभी उसको स्टेट कहा जाता था, या ऐसा नहीं था, ये इससे मुख्तलिफ था? तो बिल्कुल ऐसा नहीं था। हर चीज़ जो है वो वक्त के साथ साथ इवॉल्व होती रहती है, तो इसी तरह स्टेट भी इवॉल्व हुई। स्टेट होती क्या है? बेसिकली कुछ जगह पर एक मखसूस हद में कुछ लोग रहते हैं, ठीक है, उस लोग किसी लॉ को फॉलो कर रहे होते हैं, तो हम उसको एक स्टेट कह देते हैं। उस स्टेट को चलाने के लिए बेसिकली एक पॉलिटिकली ऑर्गेनाइज्ड इंस्टीट्यूशन हमें चाहिए होते हैं, जिसको हम गवर्नमेंट कहते हैं। अगर ये गवर्नमेंट का इंस्टीट्यूशन एक स्टेट के अंदर नहीं होगा तो वो स्टेट भी नहीं होगा, वो जस्ट एक सोसाइटी होगी। पहले क्या हुआ करता था? पहले के टाइम पीरियड में स्टेटलेस सोसाइटीज़ हुआ करती थी। ऐसी सोसाइटीज़ हुआ करती थी जहाँ पे जो है वो गवर्नमेंट का कोई कॉन्सेप्ट नहीं हुआ करता था। उस टाइम पीरियड में गवर्नमेंट और स्टेट में भी फ़र्क नहीं हुआ करता था, जैसा कि 18वीं सेंचुरी में रूसों ने फिर गवर्नमेंट और स्टेट को डिफ्रेंशिएट किया था, ठीक है। पहले प्रिमिटिव मेट्रियार्कल सोसाइटीज़ हुआ करती थी। पहले के ज़माने में जो रूल कर रही होती थी वो एक ख़ातून होती थी। आजकल ये सुनने में बहुत अजीब लगता है कि एक ख़ातून एक कबीले को जो है वो कबीले की सरदार हो। पहले के ज़माने में जो है वो मेट्रियार्कल सोसाइटीज़ हुआ करती थी। मेट्रियार्कल सोसाइटी का मतलब है कि फ़ीमेल जो है उस सोसाइटी की हेड हुआ करती थी, तो वो उसमें स्टेट का कोई कॉन्सेप्ट भी नहीं हुआ करता था। अब फीमेल क्यों जो है वो मेट्रियार्कल सोसाइटी की हेड हुआ करती थी, उसके पीछे रीज़न सिर्फ यही है कि उसके पास ये एबिलिटी है कि वो बच्चे पैदा कर सकती है। इसी बेस की वजह से वो जो है वो ज़्यादा सुपीरियर थी मेल से, ठीक है, इसलिए वो हेड हुआ करती थी। फिर आहिस्ता आहिस्ता क्या हुआ कि आदमी ने क्या किया कि हथियार बनाना शुरू कर दिया। पहले जो था इंसान हंटर गैदरर था, मतलब गया, शिकार किया और खुराक घर लेके आ गया और कबीलों में बांट के खुद से खाने शुरू कर दी। सबने मिलके सब मिलजुल के रहा करते थे। लेकिन फिर इंसान ने जो है वो इन जानवरों को खुद घर पालना शुरू कर दिया और खेती बाड़ी करनी शुरू कर दी, ज़मीन पे काम काज शुरू कर दिया। तो इस तरह से जो है वो सोसाइटी जो है वो चेंज होगी, और सोसाइटी चेंज इस तरह हुई, मेट्रियार्कल सोसाइटी से पेट्रियार्कल सोसाइटी में कन्वर्ट होगी। मतलब अब जो सोसाइटी का हेड है वो कौन होगा? मेल होगा, ठीक है। पहले जो सोसाइटीज़ हुआ करती थी मेल सोसाइटीज़, पेट्रियार्कल सोसाइटीज़, उसमें सिर्फ जो एक कंट्रोल था मेल के पास वो सोशल था। सोशल किस तरह से था कि मतलब एक ख़ानदान में किसकी किससे शादी करनी है, किसके पास कितनी जायदाद जाएगी, ख़ानदान की कौन से मसाइल हैं, उनको किस तरह से हल करना है। ये जो सारे मामला थे वो उनका हेड जो है वो देखा करता था। फिर आहिस्ता आहिस्ता क्या हुआ, मेल की पावर में इंक्रीज़ आया। इसको सोशल के साथ साथ पॉलिटिकल पावर भी मिली। अब पॉलिटिकल में क्या होगा? बेसिकली 2 एलिमेंट्स आते हैं पॉलिटिकल में, एक वॉर और दूसरा रिलीजन। मतलब ये कि जो हेड होगा उस सोसाइटी का वो किस रिलीजन को फॉलो कर रहा है। फॉर एग्जांपल अगर वो किसी भी रिलीजन को फॉलो कर रहा है तो उसके जो फॉलोअर्स हैं उसको भी उसी रिलीजन को फॉलो करना पड़ेगा। जब उसके फॉलोअर्स उस रिलीजन को उसको फॉलो करेंगे तो फिर क्या होगा, फिर एक ट्राइब में यूनिटी से कायम हो जाएगी, लोग मुत्तहिद रहेंगे रिलीजन की बेस पे बेसिकली। फिर क्या होगा, उसके बाद दूसरा एलिमेंट ये है कि वॉर। अब ये सब डिपेंड करता है हेड पे कि वो जो है वो जंग का हुक्म देता है कि नहीं देता, कब देता है और कब नहीं देता। ये 2 एलिमेंट्स जो हैं पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स के, वो भी अब मेल हेड के पास चले जाते हैं। फिर इन सब के नतीजे में क्या होता है, डिफरेंट ट्राइब्स और क्लैन्स बन जाते हैं, मतलब डिफरेंट कबीले बन जाते हैं, ठीक है। जब कबीले बनते हैं तो कबीलों में कंपटीशन स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि जब से इंसान ने हथियार बनाया और एग्रीकल्चर स्टार्ट किया तो फिर जो है वो कंपटीशन का एलिमेंट लोगों के अंदर ऐड हो गया। जब ये एलिमेंट लोगों के अंदर हुआ तो लोगों ने एक दूसरे को मारना शुरू कर दिया। जो दूसरे पे फतह हासिल कर लिया करता था वो जीत जाया करता था। स्टेटलेस सोसाइटीज़ में सबसे पहले किंग का आगाज़ हुआ, उसके बाद है ट्राइबल किंगडम्स। अब यही जो है वो छोटी छोटी किंगडम्स बनी। किंगडम्स कैसे बनी? ट्राइब्स से बनी। डिफरेंट जो है वो ट्राइब्स हैं, फॉर एग्जांपल ये बहुत सारे ट्राइब्स हैं। अगर इस ट्राइब ने इस पे जो है वो पावर हासिल कर ली है और इस पे भी हासिल कर ली है तो ये अब इस पूरे एरिया का क्या है? किंग है। बट ये जो किंग है इसकी जो पावर है वो लिमिटेड है। हर ट्राइब का एक चीफ हुआ करता है, ठीक है, उसकी मर्जी के बगैर जो है वो किंग कोई फैसला नहीं ले सकता और उनके कस्टम्स को भी किंग को लाजमी फॉलो करना पड़ता है। ये 2 एलिमेंट्स बड़े इंपॉर्टेंट थे उस टाइम पीरियड में।
जिसको जो है वो किंग को फॉलो करना पड़ता था, इसलिए किंग की जो पावर थी वो लिमिटेड थी। उसके बाद ये है कि किंग जो है वो अपनी क्वालिटीज़ की बेस पे चूज़ किया जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर जो है किसी शख्स के अंदर विजडम की क्वालिटी है, करेज की क्वालिटी है, वो लड़ सकता है, वो हर मामले को अकल से सुलझा सकता है, सो वो अपनी जो है वो सलाहियत का इस्तेमाल करते हुए किंग बनता है। फिर हुआ ये कि जो हेरिडिटरी का कॉन्सेप्ट आने लग गया, मतलब अगर बाप जो है वो किंग है तो उसका बेटा भी किंग होगा। सो अगर ऐसा होगा तो लाजमी नहीं है कि हर दफ़ा उसका बेटा भी उसके जैसा बहादुर हो। अगर उसके बेटे के अंदर ये क्वालिटीज़ नहीं है तो उसका कोई जो है वो रिश्तेदार, चाचू, मामू, अंकल, कोई भी मेल हेड जो है वो किंग बन सकता है। सो अगर उस शख्स के अंदर वो क्वालिटीज़ होंगी उसके रिलेटिव्स के अंदर, तो वो किंग बनेगा बनिस्बत के उसके बेटे के। फिर आता है ओरिएंटल एम्पायर्स। ऐसी एम्पायर्स, मतलब ये जो किंगडम्स थे वो अब इतने ज़्यादा बढ़ते गए, ग्रो करते गए कि इनकी टेरिटरी में इजाफा होता गया। जब इनकी टेरिटरी में इजाफा हुआ तो हमने इनको नाम दिया ओरिएंटल एम्पायर्स का। जब ये ओरिएंटल एम्पायर्स बनी, फॉर एग्जांपल बेबीलोनियन एम्पायर, आस्ट्रियन एम्पायर, पर्शियन, इजिप्टियन, चाइनीज़, ये सारी जो है वो एम्पायर पिछले टाइम पीरियड में रही हैं। जो एम्पायर्स हैं इन्होंने सबसे पहले जो है ये सीखा कि एक पॉलिटिकल लाइफ कैसे गुजारी जाती है, लोगों को असेंबल कैसे किया जाता है, लोगों के लिए क्या क्या स्टेप्स करने चाहिए, क्या इंपॉर्टेंट है और क्या नहीं। ठीक है, इन्होंने सबसे पहले ये अहम किरदार अदा किया ये जानने के लिए बेसिकली कि स्टेट की लाइफ जो है, मतलब स्टेट को कैसे रेगुलेट करना है। ठीक है, अब कोई भी शख्स जो है वो ऐसे ही किसी एम्पायर का मेंबर नहीं बन जाता। फॉर एग्जांपल, एक एम्पायर है, ऑटोमन एम्पायर है फॉर एग्जांपल आज के दौर में, तो मैं कहूँ मैं पाकिस्तान में रहते हुए ऑटोमन एम्पायर का पार्ट हूँ, नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। जब तक कि ऑटोमन एम्पायर जो है वो अपने पास के इलाके फ़तह करते करते पाकिस्तान तक नहीं पहुँच जाती और पाकिस्तान उसके अंडर आ जाता है, फिर पाकिस्तानी जितने भी होंगे वो सारे क्या होंगे, वो ऑटोमन एम्पायर का पार्ट होंगे। तो वो जो है इस तरह से उनकी मेंबरशिप उसको मिल जाएगी। लेकिन जब तक कोई एरिया जो है वो कॉन्कर नहीं किया जाता तब तक उसके मेंबर्स जो हैं वो कभी भी उसकी मेंबरशिप, उस एम्पायर की मेंबरशिप हासिल नहीं कर सकते। उसके बाद है जो ओरिएंटल एम्पायर्स हैं, उनकी स्टेबिलिटी की वजह ये है कि जो पीजेंट है ना, एक किसान आदमी, वो बहुत कंजर्वेटिव है, वो ज़्यादा जो है वो रेडिकल नहीं है। ठीक है, तो वो बेसिकली जो है उसको ना कोई टैक्स नहीं देना पड़ता सरकार को, जिसके बदले में जब वो टैक्स नहीं देता तो उसके बदले में उस पे सरकार जो मर्जी जुल्म करे वो नहीं बोलता। और उसके अलावा सबसे अहम बात ये थी कि उस दौर में जो ये किसान लोग थे वो जो बादशाह है ना उसको ना खुदा मानते थे एक किस्म का, कि मतलब जिस तरह आज हमारा कॉन्सेप्ट ये है कि खुदा ने ही हमें ज़िंदगी बख्शनी है और उसी ने लेनी है, वही हमारा रब है। तो उस टाइम पे ये था कि सब लोग जो थे वो उस जो बादशाह की पूरी रियायत थी ना वो उसके रहमो करम पे पल रही थी। सो इसी वजह से, उस खौफ की वजह से जो है लोग ज़्यादातर नहीं बोलते थे और जुल्म के अंडर ही रहा करते थे। सो ये एक बेसिक रीज़न थी ओरिएंटल एम्पायर्स की स्टेबिलिटी की। ग्रीक सिटी स्टेट्स, जब भी हम पॉलिटिकल साइंस की बात करते हैं ना तो हम अपना बैकग्राउंड नॉलेज जो है वो कहाँ से लेते हैं, वो हम ग्रीक से लेते हैं। इससे पहले का जितना भी नॉलेज है वो इतना जो है वो क्लियर नहीं है, वो रिटन नहीं है, रिटन फॉर्म में नहीं है। सो बहुत सारे हिस्टोरियंस हैं वो उसको नहीं मानते जो ग्रीक से पहले का जितना भी मटेरियल है। सो जब भी हम पॉलिटिकल साइंस का स्टार्ट करते हैं, जिस तरह हमने स्टेट का कॉन्सेप्ट स्टार्ट किए, तो हम ग्रीक्स में देखेंगे कि ग्रीक्स में स्टेट किस तरह की हुआ करती थी। तो जो ग्रीक्स का कॉन्सेप्ट है ना, वहाँ पे डिफरेंट जो है वो माउंटेन्स हुआ करते थे। ऐसे माउंटेन्स के अंदर जो है वो डिफरेंट जो है वो वैलीज़ हुआ करती थी। सो इन वैलीज़ के अंदर जो लोग हैं, इस वैली के अंदर जितने भी लोग हैं, इस एरिया को हमने क्या नाम दे दिया, इस एरिया को हमने नाम दिया सिटी स्टेट का। इस एरिया के अंदर जितने भी लोग हैं वो इंडिपेंडेंटली रहेंगे, वो जो है उनके पास प्रॉपर जो है एक स्पिरिट ऑफ लिबर्टी भी हो गई। ठीक है, उनको वो किसी किंग के अंडर नहीं है, मतलब उनके पास राइट है कि वो क्या करना चाहते हैं और क्या नहीं। सो पहले जो थी वो जो ग्रीक सिटी स्टेट थी ऑब्वियसली वो भी इवॉल्व हुई। सबसे पहले जो ग्रीक सिटी स्टेट थी वो उसमें भी मोनार्की थी, फिर वो अरिस्टोक्रेसी में चेंज होगी। मोनार्की कहते हैं हम वन मैन रूल को, अरिस्टोक्रेसी हम कहते हैं
फ्यू पीपल लीडिंग और रूलिंग, मतलब कुछ जो है वो अमीर लोग जो है वो रूल कर रहे हैं। उसके बाद है डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी में बेसिकली कि हम सब लोग जो है वो रूल कर रहे हैं। सो ग्रीक सिटी स्टेट में भी ये चेंज आया कि पहले मोनार्की थी, फिर अरिस्टोक्रेसी थी, फिर जो है वो उनके जो आइडियाज़ हैं वो अच्छे होते गए मज़ीद। डेमोक्रेसी भी जो है वो बेसिकली डायरेक्ट डेमोक्रेसी थी, एथेंस में थी, मतलब कोई भी शख्स जो है वो उनका मेंबर है डायरेक्टली किसका, गवर्निंग असेंबली का। कोई भी शख्स है नॉर्मली, वो सोल्जर भी है, वो जज भी है, वो गवर्निंग असेंबली का मेंबर भी है। सो ये किसी के लिए उस टाइम पे नहीं होता था कि अगर एक शख्स जो है वो मेंबर है गवर्निंग असेंबली का तो वो जज नहीं हो सकता, या वो जज है तो वो सोल्जर नहीं हो सकता था। एक शख्स बहुत सारे काम उस टाइम पे कर रहा होता था, ठीक है। उसके बाद है फर्स्ट डेमोक्रेटिक स्टेट इन द हिस्ट्री ऑफ द मैनकाइंड। जो ग्रीक्स के बारे में हम बात करते हैं तो हम कहते हैं कि ये जो है वो फर्स्ट डेमोक्रेटिक स्टेट थी। उसके बाद एक ड्रामिस्टिक ने कहा कि जिस शख्स के पास भी जितनी एबिलिटी है, जैसी भी एबिलिटी है, वो आए और बोले, अपने आइडियाज़ लोगों के साथ शेयर करे, ताकि अगर जब वो अपने आइडियाज़ लोगों के साथ शेयर करेगा तो फिर क्या होगी, उसके बदले में प्रोग्रेस होगी, स्टेट जो है वो मज़ीद बेहतर होगी। जिस तरह उस टाइम पीरियड में बहुत सारे फिलोसफर्स थे, जैसे कि अरस्तु, अफलातून और सुकरात, ये सब फिलोसफर्स ने ना मिलके बहुत सारी बातें बताई स्टेट के बारे में, उसके अलावा स्टडीज़ के बारे में, हिस्ट्री, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, मतलब हर फील्ड में इन्होंने बताया कि ये चीज़ ऐसी होनी चाहिए, ठीक है। तो उनके पास जो आइडियाज़ थे उन्होंने बताए, और आज हम जब भी पॉलिटिकल साइंस की बात करते हैं तो हम उन आइडियाज़ को ही पढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है कि डिफेक्ट्स। बेसिकली ग्रीक सिटी स्टेट्स के डिफेक्ट्स क्या थे। सबसे पहला डिफेक्ट ये था कि ये जो है वो सिंगल सिटी स्टेट नहीं था, मतलब ये इतना यूनाइट नहीं था। फॉर एग्जाम्पल ये सिटी स्टेट है ना, तो ये दूसरी सिटी स्टेट से इतना कनेक्ट नहीं था। ये दोनों अगर कनेक्ट थे तो ये कनेक्ट नहीं था, मतलब ये तीनों आपस में कनेक्ट नहीं थे, ये यूनाइट नहीं थे। अगर इनमें यूनिटी नहीं, ऑब्वियसली जब किसी चीज़ में यूनिटी नहीं होती तो वो टूट जाती है। सो इन स्टेट्स में आपस में यूनिटी नहीं थी। नेक्स्ट है एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द स्लेव्स। एक्सप्लॉयटेशन कैसे हो रही है स्लेव्स की, कि जो स्लेव्स हैं उनके लिए छोटे मोटे काम है, उनका कोई पॉलिटिकल रोल नहीं है स्टेट में, कोई भी छोटा मोटा काम है तो वो स्लेव्स करेंगे। एरिस्टोटल ने भी कहा जो स्लेव्स हैं वो बेसिकली हैप्पीनेस और लेयर के लिए हैं, और अपर क्लास की हैप्पीनेस और लेयर के लिए ये स्लेव्स हैं, ठीक है। सो उसने जो है वो स्लेवरी को अच्छा कहा। उसके अलावा सिटीजनशिप वाज नॉट यूनिवर्सल। इसका मुराद ये है कि जो सिटीजनशिप होती है एक स्टेट के अंदर लोगों में, तो जो ग्रीक सिटी स्टेट था ना, उसमें जो 18 से लेकर 80 या 70 तक का जो मेल था ना, वो सिर्फ सिटीज़न था। उसके अलावा फीमेल है, कोई चिल्ड्रन है, कोई स्लेव है, कोई एलियन है, मतलब कोई आउटसाइडर है, फॉरेनर है, तो वो जो है वो उस स्टेट का कभी भी सिटीज़न नहीं बन सकता था। तो जो सिटीज़नशिप थी वो यूनिवर्सल नहीं थी। उसके बाद हमारे पास आती है रोमन एम्पायर। रोमन एम्पायर जब ये ब्रेकडाउन हुआ ग्रीक सिटी स्टेट्स का अपने डिफेक्ट्स की वजह से, फिर रोमन एम्पायर कायम हुई। रोमन एम्पायर में भी सबसे पहले मोनार्की थी, फिर अरिस्टोक्रेसी, और फिर डेमोक्रेसी, और फिर एम्पायर। जब ये सारे जो स्टेप्स हैं फॉलो किए इस रोमन एम्पायर ने, तो उसके अंदर ना ओरिएंटल एम्पायर का एक जो एलिमेंट्स है, डेस्पोटिज्म है, मतलब एक आदमी का सख्त हो जाना और जाबिराना सलूक अपनी रियाया के साथ, सो वो एलिमेंट भी साथ था। लेकिन रोमन एम्पायर इतनी वास्ट थी कि अगर वो ना करती राइट्स को प्रोटेक्ट सिटीजन्स के, तो वो जो है वो उसका कायम होना बड़ा मुश्किल था, ठीक है। जो रोमन एम्पायर है उस टाइम पीरियड में जो है वो इंटरनेशनल लॉ ने, सिंपल लॉ ने, एडमिनिस्ट्रेशन ने और पीस, यूनिटी, इन सब चीज़ों ने बहुत प्रोग्रेस किया। बेसिकली लॉ की जो जड़ है वो हमें रोमन एम्पायर में ही मिलती है। ऑल्दो दे वर वेरी पीसफुल पीपल, ठीक है। उसके बाद जो रोमन एम्पायर के भी कुछ डिफेक्ट्स हैं, ऑब्वियसली हर चीज़ के कोई ना कोई डिफेक्ट्स ज़रूर होते हैं। जैसे कि इसमें जो है लोगों को राइट्स तो दिए गए लेकिन पॉलिटिकल लिबर्टी नहीं दी गई लोगों को ये नहीं बताया गया लोग जो है वो स्टेट में इतना खास तौर पर पार्टिसिपेट नहीं कर सकते थे। उसके अलावा लोकल सेल्फ गवर्नमेंट भी इतनी कोई खास नहीं थी, लोगों के लिए चीज़ें थी लेकिन उसकी इम्प्लीमेंटेशन इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं थी। इसकी वजह से जो रोमन एम्पायर का वेस्ट पार्ट है, ये जो है ये वेस्ट पार्ट, ये भी सारा जो है वो डिस्ट्रॉय होगा और उसका एंड हो गया। लेकिन जो ईस्ट पार्ट था उसमें फिर उसमें जो है वो चर्च की मोनोपोली थी, जिसकी वजह से वो कायम रहा थोड़े अरसे ज़्यादा वेस्ट से, ठीक है। अब बाकी जो है इसका पार्ट वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।